हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस को देखने वाले हैं। 3 अप्रैल 2021 के जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कौन से एग्जाम का प्रीलिम्स एंड कौन से एग्जाम का मेंस। सो लेट मी क्लियर दिस कि ये जो पर्टिकुलर आपकी न्यूज़ एनालिसिस होने वाली है ये यूपीएससी एग्जाम के लिए यूज़फुल है, साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल है, एंड और भी बहुत सारे आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आपको हेल्प करने वाली है। दीज आर द पर्टिकुलर आपके कुछ कोर्सेज हैं जिसको आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करूँगी, बट फ्रॉम नाउ अभी हम सिर्फ आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस पर ही स्टिक करेंगे। सो ये थोड़ा सा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल है मेरे बारे में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। नाउ कमिंग टू द पार्ट, सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है आपके लिए दैट इज़ न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। अब जितने भी आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनके लिए कुछ नए एमिशन नॉर्म्स आ गए। एमिशन यू ऑन नो, आप गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी से धुआं निकलता है। अब उस धुएं में होता क्या है? पॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ पॉल्यूशन? कुछ बहुत गैसेज हो सकती हैं, कुछ बहुत पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके लिए काम करते हैं पॉल्यूटेंट का। सो ये जो एमिशन निकल रहा होता है आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के, उसी के लिए कुछ नॉर्म्स आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी डेडलाइन है, ठीक है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए कि नए एमिशंस को आपको लगभग 3 साल के अंदर अडॉप्ट करने हैं। कि जो भी एमिशन आए कि कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए या किसी भी और गैस की बात करते हैं सॉरी, तो वो पर्टिकुलर लेवल आपको 3 साल के अंदर अडॉप्ट करना है, ये आपकी सरकार ने। नाउ इन्होंने ये भी अलाउ किया है कि जो भी यूटिलिटीज़ है दैट मिस द न्यू टारगेट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग आफ्टर प्लेइंग अ पेनाल्टी। अब अगर कोई भी यूटिलिटी है जो इस नए टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाती है वो कंटिन्यू कर सकती है, बट उनको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी उनको किसी फॉर्म में हर्जाना देना पड़ेगा। नाउ इंडिया हैड इनिशियली सेट ए 2017 डेडलाइन फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स। अब अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिकली फ्लू गैस के डीसल्फराइजेशन के लिए, यानी जो भी आपका गैस निकलती है उसको डीसल्फराइज करना है, जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है उसके एमिशन को आपको कट करना है किसी तरीके से, ठीक है। यानी SO2 आपको पता है आपको एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। डीसल्फराइज करना मीन्स क्या हो गया? आपको जो भी एमिशन हो रहा है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाना है। तो सरकार ने पहले से उसकी गाइडलाइंस रखी थी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की, वो 2017 रखी गई थी, बट इस बार ये आपको नया प्लान देखने को मिल रहा है। नाउ अब इसको पर्टिकुलर पोस्टपोन करके 2022 के एंड तक कर दिया गया। अब ये जो नया ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है मेनली उन प्लांट्स पर फोकस करेगा जो आपके पॉपुलस रीजन्स के आसपास है। पॉपुलर रीजन्स मीन्स क्या हो गया? ऐसे रीजन्स जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आप न्यू दिल्ली देख सकते हैं, एंड इनको 2022 तक एनी हाउ सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी आपको जो भी एमिशन करना है वो एमिशन विद इन द लिमिट लेके करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने एमिशंस को कट करना पड़ेगा, ठीक। व्हाइल यूटिलिटीज इज लेस पॉल्यूटिंग एरियाज हैव अप टू 2025। अब बाकी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली की बात करते हैं, 2022 तक आपको फुलफिल करना है, बाकी जगहों पर 2025 तक का टाइम दिया गया है। अब इसके तहत आपका एक टास्क फोर्स भी डेवलप किया जाएगा। एक टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, CPCB। क्योंकि CPCB आपका न्यूज़ में आ चुका है तो राइट इट डाउन पीपल, ये आपका आज का होमवर्क है। आपको फाइंड आउट करना है CPCB के बारे में, कब फॉर्म आता है, क्या इंपॉर्टेंस का पर्पस है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर कोई इसके हेड होते हैं तो वो कौन होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कीप दैट इन माइंड, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर आपके प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाएगा, लोकेशन के बेसिस पर एंड कितना वो इस नॉर्म को कंप्लाई कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं उसके बेसिस पर। अगर कोई भी आपका प्लांट इस पर्टिकुलर कंडीशंस को नहीं मानता है लगभग तो 0.020 तक की अगर आप देखेंगे तो उनको पेनाल्टी लगाई जाएगी, ठीक है, हर यूनिट पे। यानी जितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है 20 पैसे उन पे लगा दी जाएगी। 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपये की पेनाल्टी। सो ये पर्टिकुलर आपका एक कंडीशन निकाली गई है अगर आप इस नॉर्म्स को सरकार के नहीं मानते हो। तो ये आपका पहला न्यूज़ आर्टिकल था, होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, नासाज इनसाइट लैंडर की बात करते हैं। ना नासा इनसाइट लैंडर की बात करते हैं तो इन्होंने 500 क्वैक्स को लगभग क्या किया है? रिकॉर्ड किया है।
कहाँ पर? आपके मार्स पर, सिंस इट टच डाउन ऑन द रेड प्लैनेट इन नवंबर 2018, यानी नवंबर 2018 पे जब से आपका ये जो प्लैनेट है कहाँ पर गया है? मार्स पर। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, नासा का जो इनसाइट लैंडर है 2018 में जाके वहाँ पर रेड प्लैनेट पे गया था, तब से लेके अभी तक 500 क्वैक्स वहाँ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो 2 नए रिसेंट अर्थक्वैक्स देखने को मिले हैं, सॉरी नॉट द अर्थक्वैक, दैट इज मार्स क्वैक, तो वो जो आपको क्वैक देखने को मिल रहे हैं वो 3.3 एंड 3.1 मैग्नीट्यूड के थे। एंड कहाँ से पर्टिकुलर रेज ओरिजिनेट हो रहे थे, कहाँ से इनकी स्टार्टिंग थी? तो एक रीजन है जिसका नाम है सेबेरुस फोसे, ठीक है। सेबेरुस फोसे की बात करते तो वहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर क्वैक्स ओरिजिनेट हुए थे। नाउ ये जो फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये क्या चीज़ दिखाती है कि प्लैनेट आपका सिस्मिक रूप से एक्टिव है। जैसे यहाँ पर इंडिया में अर्थ में अगर आप देखेंगे तो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बाद फिर आपको सिस्मिक एक्टिविटीज़ देखती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। सेम अगर मार्स की बात करते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वाक वहाँ पर आ चुके हैं, तो वो ये डिनोट करता है कि आपका जो मार्स है वो भी कैसा है, सिस्मिक रूप से एक्टिव है। नाउ इनसाइट मिशन की बात करते हैं, ये नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है, ठीक है। आपके नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसका एक पार्ट फॉर्म करते हैं। ये पहला मिशन होगा जो आपका डीप बीनीथ द मार्शियन सरफेस, यानी कोई भी चीज़ अगर क्वाक हो रही है तो आपका मार्स है उसके अंदर से आ रही होगी, ठीक, उसके सरफेस के अंदर से आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये इसीलिए पहला ऐसा मिशन भी हो जाएगा जो आपके नासा के जो बीनीथ द सरफेस फिनोमेना है, बीनीथ द सरफेस जो भी आपकी अलग अलग चीज़ें उसको एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पर आपके प्लैनेट के इंटीरियर को रीड किया जाएगा, किस बेसिस पर? आपके हीट आउटपुट को देख के, यानी अर्थ पर अगर आप अर्थ क्वैक देखते हैं तो कितना हीट आपका आउटपुट होता है, यानी अर्थ पे अगर भूकंप आ रहा है हमारी पृथ्वी पर तो कितनी हीट जनरेट होती है, उसको कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करके मार्स को भी चेक किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग इनसाइट लैंडर के बारे में, ठीक। ये थोड़ा सा व्यू है जिसको अगर आप चाहते तो देख सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइट लैंडर आपका 2018 में लॉन्च किया गया था, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट बिकम्स अ स्टैटिक पार्ट, क्योंकि पिछला हो चुका है तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। नाउ यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो भी सिस्मिक वेव्स जनरेट होंगी आपके मार्स क्वैक्स के द्वारा, उसको मैप ऑफ द प्लैनेट्स के डीप इंटीरियर, यानी आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कुछ वेव्स निकल रही हैं, उसको मेजर किया जाएगा। इसके थ्रू आपके मार्स का इंटीरियर कैसा है, मार्स के अंदर की बात करते तो कैसा उसका स्ट्रक्चर है। जैसे अर्थ में आपको पता है क्रस्ट, मेंटल कोर है, तो उसको हम रीड करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? द फाइंडिंग ऑफ मार्स फॉर्मेशन विल हेल्प बेटर अंडरस्टैंड हाउ द अदर रॉकी सरफेस प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ वर एंड क्रिएटेड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता लग जाएगी कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी रॉकी प्लैनेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर मार्स के बारे में पता लग जाएगा, हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल जाए तो आप बता सकते हैं किस तरीके से क्रिएट हुआ है। इनसाइट की बात करते हैं या फिर आप मार्स स्क्वायर्स की बात करेंगे, ये आपके सिस्मिक इवेंट्स है जो सिमिलर हैं एंड वुड डेल्व डीप बीनीथ द सर्फेस ऑफ मार्स, डिटेक्टिंग द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फॉर्मेशन एज वेल एज मेजरिंग द प्लांट्स वाइटल साइंस। अब यहाँ पर जो भी आपका इनसाइट लैंडर है, एक तो क्वाक के बारे में ना किसी भी प्लैनेट के अंदर के बारे में पता लगता है, इंटीरियर के बारे में, सरफेस में नहीं। तो यहाँ मार्स का जो सरफेस के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, डीप बीनीथ हम सरफेस के बारे में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। पर्ल्स की बात करते हैं जिसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, टेम्परेचर जो आपका हीट फ्लो प्रोब होता है, एंड रिफ्लेक्सेस, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मेजर करके मार्स के स्ट्रक्चर को रीड किया जाएगा। नाउ इनसाइट की बात करते हैं, सीक्स टू आंसर वन ऑफ साइंस मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये जो आपका इनसाइट लैंडर गया है, इसका एक मेन काम क्या है, ये साइंस का बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आखिरकार बने कैसे हैं, ठीक है। आपको पता है 2 तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है एंड आपके बेसिक जोवियन प्लैनेट्स होते हैं। तो ये भी आपका एक होमवर्क हो जाएगा, आपको रीड आउट करना है। फाइंड आउट करिए कि आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं एंड आपके जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, ठीक है। अब आपके नॉमेनक्लेचर कोड की बात करते हैं तो उसके हार्मोनाइज सिस्टम को देखते हैं। इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर अ GST टैक्स पेयर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू फर्निश 6-digit HSN कोड। दिस कम्स इनटू अफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। अब ये पर्टिकुलर आपके GST टैक्स पेयर के लिए मैंडेट कर लिया गया कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब आपको 6 डिजिट का हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। नाउ ये जो आपका HS कोड है, इसका मतलब क्या है, मतलब आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो इससे क्या मतलब हो रहा है, क्या काम करेगा आपका ये। सबसे पहली चीज़ 6 डिजिट का आप देख सकते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन कोड होने वाला है, ठीक है। ये जो कोड आपका है ये 6 डिजिट का आपको देखने को मिल जाएगा।
जो 6 डिजिट होंगी उसमें पहले की जो 2 डिजिट होंगी वो HS चैप्टर को डिनोट करेंगी, नेक्स्ट जो होंगी वो आपकी HS हेडिंग को डिनोट करेंगी, एंड जो थर्ड आपकी 2 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगी वो सब हेडिंग को डिनोट करेंगी। ठीक, ये आपका चैप्टर हो गया, 2 पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है। देन 2 अगर आप देखेंगे तो आपकी हेडिंग है, एंड उसके बाद आपकी सब हेडिंग है। किसने इसको डेवलप किया है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने, WCO ने। एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। न्यूज़ में थोड़ा सा कम रहता है, इसीलिए आपको इसके बारे में भी जाके पढ़ना है। ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज फॉर द गुड्स, यानी अब आपके जितने भी गुड्स होते हैं उसके लिए एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज लाई जाएगी। ये मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर, यानी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए आपका मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट है। नो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर लगभग 5000 कमोडिटी ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनको कोड या नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़रूरत क्या है या इसकी बेसिक नीड क्या है, क्या इसका बेसिक बेनिफिट है, हमें ये देखना है सबसे पहले। ओवर 200 कंट्रीज यूज द सिस्टम एज अ बेसिस फॉर देयर कस्टम टैरिफ। अगर आप देखेंगे तो लगभग आपकी कितनी कंट्रीज हो जाती हैं, 200 कंट्रीज हैं जो आपके इस सिस्टम को एक बेसिस यूज करती हैं कस्टम टैरिफ्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड का स्टैटिस्टिक्स यानी क्या फिगर्स है, कैसे ट्रेड चल रहा है, उसको देखने के लिए आपको इसमें हेल्प किया जाता है। ट्रेड पॉलिसीज की बात करते हैं, अगर आपको गुड्स को मॉनिटर करना है तो ये सारा काम आपका इसी के लिए थ्रू हो जाएगा ना। ये जो सिस्टम है ये आपके कस्टम्स को, ट्रेड को, उसमें जो भी प्रोसीजर्स होते हैं एंड जो कॉस्ट लग रहा होगा सबको बेसिक तरीके से रेगुलराइज करने में, कस्टमाइज करने में, साथ ही साथ कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में आपके हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड के बारे में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, WEF's ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। कौन इसको सबसे पहले पब्लिश करता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को पब्लिश कर दिया। क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सबसे पहले तो रिपोर्ट है, किसने पब्लिश किया हमने देख लिया। अब आपके लिए एक और अंदर होमवर्क है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। आप सोच रहे हैं कितने होमवर्क्स मैम देती हैं, तो बेसिक इतना ध्यान में रखिए कि अगर आप इतना सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपका करंट और स्टैटिक का ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना। तो ये आपका स्टैटिक प्लस करंट चल रहा है, इसलिए कोशिश करिए जो मैं बता रही हूँ उसको करते जाइए। सो WEF आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट बेसिक क्या क्या पार्ट है। इंडिया में ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया 28 प्लेसेस नीचे आ चुका है। नाउ इंडिया की रैंकिंग 140 हो चुकी है, यानी 156 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग है 140 हो गई है। नेबर्स की बात करते हैं, इट इज़ नाउ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितनी भी खराब परफॉर्म करने वाली कंट्रीज़ है उसमें से एक आपका इंडिया भी है। दीज आर द कंट्रीज़ अगर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, देन इंडिया आया, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। से आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर मतलब क्या ही बच जाएगा ना। सो दिस इज अ पार्ट यहाँ देख सकते हैं। नाउ बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये हम देख चुके हैं कि इतनी सारी कंट्रीज़ के पीछे इंडिया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इंडिया आपके पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंडेक्स में भी क्या हो चुका है, लगभग 13.5 परसेंटेज पॉइंट से डिक्लाइन कर चुका है, यानी नीचे गिर चुका है। नाउ इंडिया की बात करते हैं तो जो आपका एजुकेशन एंड अटेनमेंट है इसमें इंडिया को 114 रैंकिंग दी गई। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। पता रखिएगा इंडिया का कौन से पार्ट पे कितना रैंकिंग है। ठीक है, ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के देख सकते हैं, फिर एजुकेशनल अटेनमेंट आप देख सकते हैं, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंडिया हैज़ फेयर्ड द वर्स्ट ऑन हेल्थ एंड सर्वाइवल विच इंक्लूड द सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अगर आप बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल की, अब इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहले तो आपका सेक्स रेशियो, देन दूसरा आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखा जाता है वुमेन्स का। इन दोनों को चेक करके हेल्थ एंड सर्वाइवल देखा जाता है। दोनों में इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर अगर आप इनकम ऑफ वुमेन की बात करते हैं इंडिया में, तो मैन के कंपैरिजन में 150, यानी अगर मैन को 50,000 मिल रहे हैं तो वुमेन को 10,000 मिल रहा है। ये भी कंट्री को आपके टॉप बॉटम 10 ग्लोबली पर्टिकुलर सिंडिकेटर में लाके खड़ा कर देता है ना। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, 12th टाइम आइसलैंड आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया, यानी सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी आपको कहाँ मिलेगी, आइसलैंड में। टॉप 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रुवांडा, स्वीडन, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज आ रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इस ईयर की रैंकिंग्स में बहुत सारा पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है। एंड बेसिकली वो क्यों लिया गया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, है ना। ज़्यादातर जो डिफरेंस आपको मिल रहा है मेन कंट्रीज़ का वो इकोनॉमिक वजह से मिल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक जो पार्ट था वो सही नहीं था,
कोविड की वजह से, इसीलिए रैंकिंग खराब हो गई। नाउ जेंडर गैप की बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। सो ये सबसे लार्जेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। वुमेन 26.1% लगभग आपको शो कर रही हैं सम 35,500 पार्लियामेंट सीट्स पे, एंड सिर्फ 22.6% ऑफ ओवर 3,400 मिनिस्टर्स वर्ल्ड वाइड। ये आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आपको फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। 81 कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ देयर हैज़ नेवर बीन अ वुमन हेड ऑफ स्टेट एज ऑफ जनवरी 15, 2021। लगभग 81 कंट्रीज अभी भी वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर जनवरी 15, 2021 तक किसी भी हेड ऑफ स्टेट के रूप में एक भी वुमन नहीं रही है। तो बहुत ही मतलब खराब दुर्दशा है इन 81 कंट्रीज़ की, तो एटलीस्ट जिसमें से इंडिया भी एक होता, बट है ना थोड़ा सा ऊपर हो गया। ना बांग्लादेश की बात करते हैं, इज़ द ओनली कंट्री वेयर मोर वुमेन हैव हेल्ड हेड ऑफ स्टेट पोजीशंस देन मेन इन द पास्ट 50 ईयर्स। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, इसी हमारी नेबरिंग कंट्री में बहुत कुछ इससे सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पिछले 50 सालों में हेड ऑफ द स्टेट में आपकी वुमेन ज़्यादा रही हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पर ज़्यादा जेंडर गैप आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, येमेन, इराक एंड अफगानिस्तान। सो दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। ना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 2006 में इसको पब्लिश किया गया था। बेंचमार्क 156 कंट्रीज़ की देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जेंडर पैरिटी की तरफ, जेंडर इक्वालिटी की तरफ वो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रही हैं 4 डायमेंशन पर, यानी 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में अपॉर्चुनिटी, कितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशन कितना अटेन कर रहे हैं, हेल्थ एंड सर्वाइवल अभी हमने देखा है आपका 2 पैरामीटर्स थे उसके भी, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन चीज़ों के बेसिस पर आपका ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इंडेक्स की बात करते हैं, जो हाईएस्ट स्कोर होता है किसी कंट्री का वो 1 होता है, जो लोवेस्ट होता है वो 0 होता है। 1 मतलब पूरा इक्वल है एंड 0 मतलब बिल्कुल से इनइक्वालिटी। सो दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरे आपकी पॉलिसी पे आते हैं। अगर कोई मेरी न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो कर रहा होगा तो क्या, हालांकि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, बट न्यूज़ एनालिसिस जो भी आपकी होती थी वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना अकेडमी पे, तो मैंने ये कवर कराया था नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021। नाउ केयर गिवर्स टू पेशेंट with rare diseases and affiliated organizations are dissatisfied with the national policy। अब आपकी केयर गिवर यानी वो पर्टिकुलर लोग जो आपके रेयर डिजीजेस से जो पेशेंट सफ़र कर रहा होगा उनको ट्रीट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वो पर्टिकुलर आपकी जो नेशनल पॉलिसी आई है रेयर डिजीज से उससे बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो बिल्कुल उनसे खुश नहीं है। क्यों? द पॉलिसी स्पेसिफाइज इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद द रेयर डिजीज फ्रॉम 15 to 20 लाख। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो पॉलिसी है वो आपके सरकार का सपोर्ट को बढ़ा रहा है कि अब पेशेंट को जो 15 लाख रुपए दिए जाते थे रेयर डिजीज के लिए 20 लाख दिए जाएंगे। बट केयर गिवर्स से दिस डजंट रिफ्लेक्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा है बट ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है ट्रीटमेंट का। जो ट्रीटमेंट में कॉस्ट लगता है उसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं शो कर रहा है। एडवोकेसी ग्रुप्स हाउएवर हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ फंडिंग सपोर्ट इन द पॉलिसी फॉर पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद लाइफ थ्रेटनिंग रेयर जेनेटिक डिजीजेस। आपके जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है 15-20 लाख तो आजकल बहुत नॉमिनल सा खर्चा आ गया अगर आप किसी नॉर्मल डिजीज की बात कर रहे हैं। रेयर डिजीजेस का बेसिक ट्रीटमेंट भी महंगा होता है, मेडिसिन भी महंगी होती है। सो इतने में कुछ नहीं हो पाता। तो वही ये लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि जो फंडिंग है बहुत ज़्यादा कम आप दे रहे हैं अगर आप रेयर डिजीज को ट्रीट कराना चाह रहे हैं। नाउ हाईलाइट्स क्या है? पेशेंट्स ऑफ रेयर डिजीजेस यहाँ पर ये एलिजिबल हो जाएंगे 1 टाइम ट्रीटमेंट के लिए अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक जो पेशेंट होगा जिसको रेयर डिजीज हो रही है वो एक टाइम अपना ट्रीटमेंट फ्री में करा सकते हैं। ठीक, बेनिफिशियरीज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो भी आपका असिस्टेंस होगा वुड नॉट बी लिमिटेड, यानी आपके बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए लिमिटेड नहीं रहेगा, बट एक्सटेंड कर दिया जाएगा 40% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इंडिया की 40% पॉपुलेशन इसके अंदर कवर हो जाएगी जो एलिजिबल होंगे। अब आपके PMJ के तहत लगभग 23 नॉर्म्स हैं, उसके तहत अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पॉपुलेशन इसमें कवर कर लिया जाएगा फॉर देयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट टेरिशरी हॉस्पिटल्स ओनली। और उनका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा किया जाएगा? जो भी आपके गवर्नमेंट टेरिशरी हॉस्पिटल्स हैं। पॉलिसी की बात करते हैं तो उन्होंने कैटेगराइज किया है रेयर डिजीज को 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? डिसऑर्डर्स अमेनेबल टू 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट सॉरी, यानी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपके एक टाइप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सही हो जाते हैं। यहाँ पर किसी को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लाइफ लॉन्ग थैलेसीमिया, आपको पता है ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज होता रहता है, तो कुछ बहुत लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होते हैं वो इंक्लूड हो जाता है। या ऐसी डिजीजेस इन विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट। अब यहाँ पर बेसिक कुछ ऐसे भी डिजीज होती हैं जहाँ पर आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बट चैलेंज क्या होता है कि आपको जो ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन होता है वो करना पड़ता है बेनिफिट
के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, तो आपको बेसिक पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं द रेयर पॉलिसी, जो भी आपकी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ रेयर डिजीज होती क्या है, हमने पढ़ तो ली कि आपकी सरकार पॉलिसी लेके आई है, ये है क्या आपका। नाउ रेयर डिजीज, जिसको ऑर्फन डिजीज के नाम से भी बेसिक क्या किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है, ये ऐसी डिजीज है जो बहुत ही छोटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज की बात करते हैं तो वो जेनेटिक होती हैं एंड ये आपके थ्रू आउट अ पर्सनस एंटायर लाइफ, ज़्यादातर पूरी जीवन पर्यंत आपको इस बीमारी से सफ़र करना पड़ता है एंड ये बहुत जल्दी बेसिक ऐसे दिखती भी नहीं है कि मतलब आपको, क्योंकि जेनेटिक मान लीजिए हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप इन्फेक्ट हुए हैं या आपको जो भी डिजीज़ हो रही है तो तुरंत उसका सिम्टम देखने को मिल रहा है, नहीं, बहुत लेट में अपीयर होती हैं। कॉमनली रिपोर्टेड जो भी आपकी डिजीज़ है वो आपको यहाँ मेंशन की गई है। सॉरी, देख लीजिएगा, लाइसोसोमल के स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर बहुत सारे मिल जाएंगे, पॉम्प डिजीज़ हो गई, फेब्री डिजीज़ हो गई, स्मॉल मॉलिक्यूलर एरर्स हो गया आपका मेटाबॉलिज्म का, ये आपकी बहुत सारी हैं जिसमें स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी भी इंक्लूड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, है ना, बार बार हम लोग देख चुके हैं, ऑल पीपल नो, JCPOA की बात करते हैं। व्हाट इज इट, US एंड ईरान के बीच की डील है। ठीक है, ये अपने नेगोशिएशन को फिर से स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएरीज के साथ में, ना, बिचौलिए जो आपके होते हैं, तो ये इंटरमीडिएरीज का काम करेंगे, यानी जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में अकॉर्ड था किस चीज़ को लेके, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं या आपके US के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, कि हम लोग अपने पर्टिकुलर जितने भी वेपन्स हैं कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा स्टोरेज नहीं करेंगे, वो सारी डील थी। तो वहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए अब पर्टिकुलर आपका 3 साल हो चुका है जब आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने आपके US को डील से बाहर किया था, कि ये बाहर आ गए थे, अब बेसिकली बिडेन आ गए हैं, तो जो बिडेन जी चाहेंगे कि हाँ ऐसी पॉलिसीज़ हो जाए, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर न्यूक्लियर वेपन है तो हर कंट्री के लिए खतरा है वो, है ना। सो ये पर्टिकुलर यहाँ पर डील की बात हो रही है। नाउ इशू क्या था, ट्रम्प पुल्ड द US आउट ऑफ द अकॉर्ड इन 2018। बिसाइड्स ही ऑप्टेड फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन अदर टफ एक्शंस। अब आपको पता है, अगर मान लीजिए US किसी पे गुस्सा हो जाता है और अगर आप जाके उसके साथ में कोई ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप पे भी वो सैंक्शन लगा देगा। तो सिंपल सी बात है कि ईरान क्या कर रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर US आपका डील से बाहर हो चुका था, तो वो उनके पास एक तरीका बचा था कि वो सैंक्शंस लगा रहे थे, पेनाल्टीज लगा रहे थे एक तरीके से ईरान पे, ताकि वो किसी तरीके से उनके न्यूक्लियर कैंपेन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। नाउ ईरान रिस्पॉन्डेड बाय इंटेंसिफाइंग इट्स एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एंड बिल्डिंग अप सेंट्रीफ्यूज व्हाइल मेंटेनिंग इट्स इंसिस्टेंस दैट इट्स न्यूक्लियर डेवलपमेंट वाज फॉर सिविलियन एंड नॉट मिलिट्री पर्पस। अब ईरान क्या कर रहा था, भाई आप हमारे लिए सैंक्शन लगा रहे हो, लगाओ, हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा न्यूक्लियर बेसिकली जितने भी आपके मटीरियल्स होंगे, जैसे यूरेनियम हो गया, उसको एनरिच करके रख लेंगे, बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज को डेवलप करेंगे। एंड वो बताते कैसे थे कि अरे ये जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए हो रहा है, मिलिट्री कोई पर्पस नहीं है। दिस वॉज अ, ईरान ऐसा बोलता था। नाउ ईरान मूव्स increased pressure on major world powers over the Trump administration sanctions and raised tensions among US allies strategic partners in West Asia। अब हुआ क्या है, अब मैंने आपसे कहा कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है, उसका स्टोरेज बढ़ा रहा है, तो हर कंट्री के लिए दिक्कत है। सो बाकी कंट्रीज अब US पे एक तरीके से प्रेशर डाल रही हैं कि आपने ये जो डील बाहर हो गया, आप ये अच्छा नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा आप एकदम ऐसे तन के नहीं बैठ सकते हैं कि आप गुस्सा हो गया ना, बाहर हो गए कि नहीं डील नहीं करनी है ये वो, तो इससे सबको लॉस हो सकता है। तो बेसिक आप डील में वापस आइए, है ना, नेगोशिएशन के थ्रू वी विल ट्राई, जितना भी चीज़ें हैं उसको बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी डील है क्या, इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, न्यूक्लियर डील के नाम से जानी जाती है। ये रिजल्ट है, आपके बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए थे 2013 से लेकर 2015 के बीच में, ईरान और P5+1 यानी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK एंड US, ठीक, साथ ही साथ आपके यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर क्या किया था, नेगोशिएशन, आप इसमें बातचीत करिए कुछ, है ना। डील के तहत क्या हुआ, तेहरान एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर, ऑल की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन। तेहरान ने क्या कहा कि ठीक है, हमारे पास जितना भी स्टोरेज है यानी सेंट्रीफ्यूज की बात करिए, यूरेनियम की बात करिए, हैवी वाटर की, जो न्यूक्लियर वेपन की कंपोनेंट्स है, हम इनको कम कर देंगे, हम किसी चीज़ का स्टोरेज नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अब अभी का कंसर्न क्या देखने को मिल रहा है, जनवरी 2020 में आपके ड्रोन स्ट्राइक को लेके जो आपके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में की गई थी कमांडर जन कासिम सुलेमान के द्वारा, ईरान ने अनाउंस किया था दैट इट वुड नो लॉन्गर ऑब्जर्व द JCPOA's रिस्ट्रेंट्स। ईरान ने क्या कहा कि हम अब आपकी किसी भी तरीके से न्यूक्लियर डील को नहीं मानने वाले हैं। ये जो आपका JCPOA की बात करते हैं, ये जैसे ही कोलैप्स हुआ तो ईरान आपका कहाँ पर आ गया, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप पे, यानी नॉर्थ कोरिया की तरफ वो भी क्या करने लग गए, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने लगे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स की जितने भी आइटम्स होते हैं उसको बेसिकली स्टोर करने लगे। सिग्निफिकेंस इंडिया का क्या है इसमें, वाई हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर की डील को, जो ईरान और US के बीच में या बाकी किसी और के बीच में। सो सबसे पहले रिमूविंग सैंक्शंस में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन द चाबहार
पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट एंड अदर प्लान्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। आपको पता है इंडिया चाबार पोर्ट बनाना चाह रहा था ईरान, ताकि हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, है ना, पाकिस्तान को स्किप करके। सो यहाँ पर वो चाबार पोर्ट है, अब उसकी बहुत सारी डीलिंग चाइना के साथ में हो रही है। इंडिया क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि यूएस सैंक्शन लगा देगा, है ना। मैंने बताया था यूएस का दुश्मन कौन है? ईरान है। एंड ईरान से अगर इंडिया कुछ करेगा तो इंडिया पे भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडिया आपका पोर्ट डेवलप नहीं कर पा रहा था। सो अगर ये हट जाएगा तो इंडिया बहुत अच्छे से कर पाएगा डेवलप, है ना, अपना इंटरेस्ट बेसिकली, क्योंकि इंडिया का बेनिफिट है तो उसमें इंडिया जा पाएगा। दिस वुड फर्दर हेल्प इंडिया टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट। अब जो भी चाइनीज प्रेजेंस है आपकी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की, जिसको हम स्किप करना चाह रहे थे, उसको भी इंडिया के लिए हेल्प हो जाएगा कि एक चाइनीज वहाँ पर अगर प्रेजेंस हो तो इंडिया का भी बन जाएगा। जो भी आपके टाइज है यूएस एंड ईरान के बीच में, तो इससे इंडिया को बेसिक हेल्प हो जाएगा कि वो चीप ईरानियन ऑयल खरीद सकते हैं ना। अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है वैसे भी। सो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एड करने के लिए आप सस्ते दाम पर ईरान से ऑयल को भी खरीद सकते हैं। तो ये इंडिया का बेसिक पार्ट है एंड ये आपकी डील के बारे में। सो दिस इज रिगार्डिंग द डील। अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद रीड कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आ जाते हैं आपका, दैट इज मैटरनल डेथ्स रोज ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब आपकी पैंडेमिक के टाइम पे जो मैटरनल हैं, यानी जो भी बेसिकली मदर्स हैं, बीइंग मदर्स हैं, जो बनने वाली हैं मदर्स, उनके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डेथ के केसेस बहुत बढ़ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टडी मैटरनल डेथ्स हैव इंक्रीज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। कोविड-19 के टाइम पे इनकी डेथ बहुत बढ़ गई है। डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की। सो यहाँ पर कुछ ऐसी डेथ है जो अवॉइडेबल डेथ्स है, बोथ मदर्स की एंड बेबीज़ की, जिसको आप पर्टिकुलर अवॉइड कर सकते थे। ऐसी डेथ भी देखने को मिली है। कोविड-19 की इम्पैक्ट की बात करते हैं प्रेगनेंसी आउटकम पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हायर है पुअर कंट्रीज़ में, यानी जितनी ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। फेलियर जो था आपके हेल्थ सिस्टम का कि आप कोविड-19 पैंडेमिक से कोप अप कर पाए, इसकी वजह से आपको मैटरनल डेथ एंड जो स्टिल बर्थ होती है ना, बेसिक या तो किसी मदर की डेथ हो जा रही है, या तो बेबी हो रहा है वो स्टिल पैदा हो रहा है, स्टिल मीन्स उसकी डेथ हो रही है ना। तो ये सारी कुछ चांसेस है जो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। ये आपको पर्टिकुलर एक फिगर्स में देखने को मिल जाएगा, 28% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। यानी जो स्टिल बर्थ होती है कि बेबी आपका मरा हुआ पैदा हो रहा है जिसको बोलते हैं, सो उसमें 28% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। मदर्स की बात करते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बेसिक जो इनकी डेथ हो जा रही है वो 1/3 इंक्रीज कर चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्सो राइज देखने को मिल रहा है मैटरनल डिप्रेशन, जो भी आपकी मदर्स हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं, हेल्थ केयर लीडर्स की बात करते हैं, मस्ट अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट रॉबस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिजर्विंग सेफ एंड रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। अब हम इसके लिए कर क्या कर सकते हैं? आपके ग्लोबल इमरजेंसी को लेते हुए हमें क्या करना चाहिए? जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं या हेल्थ केयर के जितने भी लीडर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मेथड पर कि किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज लेके आ सकते हैं ताकि इनकी हेल्थ को बचाया जा सके। इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है ताकि आप रोलिंग बैक जो भी डिकेड से इन्वेस्टमेंट का आपके मदर एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को उसको कम कर सके। इस फैक्ट की बात करते हैं कि पैंडेमिक की वजह से आपका जो केयर है पर्सनल है, ठीक है। आपको ये न्यूज़ आपने सुनी होंगी, कोई मदर जा रही है तो क्योंकि उनको लग रहा है कि कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, उनको कोविड होने के चांसेस है, तो कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता था, देन बाहर डेथ हो गई किसी की। सो ये पर्टिकुलर पार्ट है कि यहाँ पर कुछ जो आपका एक्सेस है, यानी जो केयर एंड पर्सनल आप चाहते हैं मैटरनिटी सर्विस के लिए, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ठीक। क्रिटिकल एंड मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है पैंडेमिक के टाइम पे, तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट था आपके इस पूरे इंक्रीज में जो 28% का आपको देखने को मिल गया है। एंड इसी सब के लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी ताकि हम इन प्रॉब्लम से कोप अप कर सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अरिस्टोटल एनवायरमेंटल एथिक्स। अब आपके एरिस्टोटल की बात करते हैं। अब आपको पता है आपके एथिक्स के लिए मटेरियल बहुत कम मिलता है ना, हम लोग रोते रहते हैं एथिक्स के लिए बुक नहीं है, एथिक्स के लिए बुक नहीं है, कहाँ से लाएंगे, करंट का एग्जाम्पल कहाँ से देंगे। सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू गेट। मैंने आपसे पहले भी कहा है, बार बार कहा है, जो मेरी क्लासेस करते रहते हैं, स्टिल जिनको नहीं पता नए लोगों में बता दूं कि आपका जो करंट होता है, करंट बेसिक आपका 80% सिलेबस कवर कर लेता है अगर आप उसको स्टैटिक से लिंक करके कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एथिक्स का पार्ट आपका कवर हो रहा है एंड एनवायरनमेंट का भी। नाउ निकोमेकियन एथिक्स की बात करते हैं। ये नॉर्मली आपका गिवन किसको दिया जाता है? एरिस्टोटल्स बेस्ट नोन वर्क ऑन एथिक्स, ठीक है। आपके बेसिक एरिस्टोटल का जो बेस्ट नोन वर्क है उस पे एथिक्स को इसको नेम किया जाता है। इस निकोमेकियन एथिक्स की बात करते हैं। एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस आपको देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड करेक्टिव, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड करेक्टिव कहा जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? इट पर्टेन्स टू हाउ रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, इक्विटी एंड मेरिट। अगर आप रिसोर्सेज, संसाधन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इक्वालिटी, इक्विटी एंड मेरिट के प्रिंसिपल पर, ये यहाँ पर उसको पर्टेन करते हैं ना। क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। मेजर डेवलप की जो भी कंट्रीज हैं किस तरीके से आपके पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है। आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था
कि आपको एमिशन कम करना है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम करना है, आपके ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री से ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. सो उस पर जो क्लाइमेट एक्शन है उसको बेसिकली देखना. इट इज़ ओनली अ फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हु आर टेकिंग एडिक्वेट क्लाइमेट एक्शन. बहुत ही कम आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है जो इस एक्शन को लेके आ रही हैं ताकि क्लाइमेट आप कंट्रोल कर सके, क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल कर सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, जिसमें से इंडिया एक है. नाउ देयरफॉर द फोकस शुड बी ऑन इंश्योरिंग एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन. अब इसीलिए आपको बेसिक क्या करना चाहिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव क्लाइमेट जस्टिस को देखते हुए, पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसको इंप्लीमेंट करते हुए आपको एम्बिशियस जो क्लाइमेट एक्शन है उसको क्या करना है, इंश्योर करना है. ठीक, किसी कंट्री के पास में, यूएस के पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है. हर कंट्रीज़ के बीच में बराबर से रखिए, सबके ऊपर बेसिक प्रेशर डालिए कि हर किसी को पॉल्यूशन कम करना है. कम्यूटेटिव जस्टिस की बात करते हैं, ये आपके एग्रीमेंट या कमिटमेंट की बताता है, यानी किसी तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बताएगा ताकि आप एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकें. क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कमिटमेंट्स है, ठीक, कि कुछ कमिटमेंट था कि आपको इतना अटेन करना था, पॉल्यूशन का लेवल ये करना था, तो उसमें अगर कोई पार्ट देखने को मिल रहा है तो उसके लिए तहत आपको ये पर्टिकुलर फेज शो करता है. डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करिए कि किस तरीके से डेवलप कंट्रीज को आप हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पार्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है. दे आर नॉट इवन क्लोज टू मीटिंग देयर क्लाइमेट फाइनेंस गोल ऑफ जॉइंटली मोबिलाइजिंग एटलीस्ट 100 बिलियन पर ईयर बाय 2020. अब आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बट यहाँ पर इसमें भी कोई डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है. ये जो कमिटमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे आपके क्लाइमेट जो भी एम्बिशन है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए. यानी अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी चाहते हैं तो उसके पार्ट को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इन सारे क्राइटेरियाज को क्या करें, फुलफिल करने. नेक्स्ट पे आते हैं करेक्टिव जस्टिस पर. ना ये आपके राइटिंग ऑफ रॉन्ग्स पे, यानी अगर आपने कुछ गलती करी है उसको सही करना है, वो आपका करेक्टिव जस्टिस पे आ जाता है. क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं दैट एवरी इंडिविजुअल हु इज बोर्न ऑन द अर्थ हैज अ राइट टू डेवलपमेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग. जितने भी इंडिविजुअल बॉर्न हो रहे हैं, आप हैं, आप पॉल्यूशन करके चले जाएंगे, आपके आने वालों को उतना अच्छा बेसिकली नहीं मिलेगा, तो उनका भी तो राइट है कि उनको रिसोर्सेज एज इट इज मिल जाएं. तो हर किसी का बेसिक, हर इंडिविजुअल का राइट होता है कि जब वो अर्थ पर जन्मा है तो एक डेवलपमेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग उनको भी मिल जाए. डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, उनको रिपे करना है क्लाइमेट डेब्ट को बाय शोल्डरिंग ग्रेटर मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब आपको जो भी पॉल्यूशन की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो आपको मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है. फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आप सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके पुअर एंड वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज को. ठीक, डेवलप्ड डेवलपिंग को कंट्री करेंगी एंड जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी वो आपकी पुअर कंट्रीज को हेल्प करने वाली है. ये आपका करेक्टिव जस्टिस पे आता है. दिस इज रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, एथिक्स के बारे में. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे. हालांकि और भी बहुत सारे हैं, थोड़े दिन में आई विल ट्राई किया जो अभी आपका मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट है, उसको सेपरेट कर दूं. बट आई थिंक दिस मेथड इज प्रिटी गुड क्योंकि प्रीलिम्स के फैक्ट आपको मिल जाते हैं बट मेंस के लिए कंटेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, तो दोनों पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया. होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो पर्टिकुलर जो भी मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. जितना आप शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं आपके लिए नए नए कोर्सेज लेके आती रहूँ, नए नए कोर्सेज को लॉन्च करते रहूँ. दिस इज द चैनल एक्सेल लर्निंग #Priya Tiwari. Subscribe to the channel. Right now I'm compiling basically this lecture and meet you soon with the next news analysis. Thank you everyone.